नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने जा रही हूँ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी और इसका संबंध भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम से कैसे जुड़ता है। आमतौर पर हल्दी घाटी के युद्ध को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में लड़ा गया था। लेकिन यदि हम इसे गहराई से समझें तो यह युद्ध केवल तलवारों की टक्कर नहीं था, बल्कि यह उस समय के ज्ञान, रणनीति, प्रकृति की समझ और भारतीय मूल्यों का एक जीवंत उदाहरण भी है। सबसे पहले यदि हम स्वदेशी युद्ध कौशल की बात करें तो महाराणा प्रताप ने इस युद्धों में अत्यंत सूझबूझ के साथ हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी दर्रे का चयन किया, जिससे दुश्मन की विशाल सेना को सीमित क्षेत्र में लाकर उसकी शक्ति को कम किया जा सके। और साथ ही उन्होंने छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जो यह दर्शाती है कि उस समय भारत में बिना आधुनिक तकनीक के भी अत्यंत उन्नत युद्ध रणनीतियों का ज्ञान मौजूद था। इसके बाद पर्यावरण और भौगोलिक ध्यान की बात करें तो हल्दी घाटी का क्षेत्र पथरीला, संकीर्ण और पहाड़ी है और इस कठिन भूभाग को समझते हुए महाराणा प्रताप ने इसे युद्ध स्थल के रूप में चुना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें प्रकृति, भूगोल और स्थानीय परिस्थितियों की गहरी समझ थी और यह समझ भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यदि हम नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें तो इस युद्ध में केवल विजय या पराजय महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान, त्याग और कर्तव्य यानी धर्म का पालन अधिक महत्वपूर्ण था। और महाराणा प्रताप ने अपने राज्य और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखा, जो यह दर्शाता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल भौतिक ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी महत्व देती है। इसके अलावा पशु ज्ञान का भी इस युद्ध में विशेष महत्व था, क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक न केवल एक साधारण घोड़ा था, बल्कि वह पूरी तरह प्रशिक्षित, बुद्धिमान और अपने स्वामी के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। और युद्ध के दौरान उसने जिस प्रकार महाराणा प्रताप की रक्षा की, वह यह दर्शाता है कि उस समय भारत में पशुओं के प्रशिक्षण और उनके उपयोग का भी उन्नत ज्ञान मौजूद था। तो चलिए जानते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आखिर यह युद्ध की परिस्थिति क्यों हुई थी, यह युद्ध कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, किस जगह हुआ था, आखिर में यह युद्ध का परिणाम क्या निकला था, इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के इतिहास के पन्नों पर एक बार नज़र दौड़ाया जाए तो हमें कई सारे युद्ध नज़र आने वाले हैं, क्योंकि हमारा भारत का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ युद्ध अब भारत में घुसपैठ करने वालों से लड़े गए थे, तो कुछ युद्ध अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े गए थे। इसके अलावा कुछ युद्ध ऐसे भी थे जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े गए थे। लेकिन आज हम इस इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अपने आत्मसम्मान या आन बान शान के लिए लड़ा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे राजपूत और मुगल बादशाह के बीच लड़े गए भयंकर युद्ध हल्दी घाटी के बारे में। यह युद्ध 16वीं सदी से भी पहले लड़ा गया था। यह युद्ध किस कारण से हुआ था और कौन कौन से योद्धा इस युद्ध में शामिल हुए थे और इसका परिणाम क्या हुआ था, इन सब की जानकारी इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि 15वीं सदी में भारत के अंदर कई राजा अपने अपने साम्राज्य पर राज करते थे। इन्हीं में से मेवाड़ भी एक प्रमुख रियासत हुआ करती थी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व के चीर पर स्थित यह मेवाड़ राजपूतों का साम्राज्य था। उनका गढ़ था। इस साम्राज्य के अंतर्गत आज के समय के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, झालावर यह सभी राज्य भी शामिल थे। इनके अलावा मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर जिले भी मेवाड़ साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। यानी कि इन सब हिस्सों को मिलाकर मेवाड़ का राजपूताना साम्राज्य फैला हुआ था। मेवाड़ के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यही वह राजपूताना साम्राज्य था जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था, जिन्हें हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध किसी और से नहीं बल्कि दिल्ली में राज कर रहे मुगल शासक अकबर के खिलाफ लड़ी गई थी। इस युद्ध में कई वीर योद्धा शामिल थे और मेवाड़ की ओर से नेतृत्व करने वाले महाराणा प्रताप थे। यह नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। यह नाम आज भी लोग पूरी इज्जत और सम्मान के साथ लेते हैं। आखिर वह क्या वजह थी जिसके कारण यह नाम इतना ज़्यादा सम्मानजनक बन गया था? और तो और ऐसा बताया जाता है कि उस समय बादशाह अकबर ने यह कहा था कि जब भी इतिहास में
इस युद्ध की या मेरी बात होगी तो मुझसे भी पहले महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा। क्या थी वह वजह और महाराणा प्रताप की वीरता की सच्ची कहानी, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तारीख 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर में कीका का जन्म हुआ था। कीका उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह कीका कौन है, तो आपको बता दें, महाराणा प्रताप को ही बचपन में कीका कहकर पुकारा जाता था। दरअसल महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के बीच ही गुजरा था। भील एक प्रकार की जनजाति है। भील समाज के लोग अपने बच्चों को कीका कहकर पुकारा करते थे, इसलिए महाराणा प्रताप को भी वे लोग कीका ही कहकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही भील समुदाय में रहकर उनके बच्चों के साथ बड़े हुए थे और उनके साथ ही युद्ध कला सीखी थी। धीरे धीरे बड़े होकर कीका अब महाराणा प्रताप के रूप में पहचाने जाने लगे थे। लेकिन अब राजा उदय सिंह की उम्र भी हो चुकी थी और राजगद्दी संभालने के लिए महाराणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह को पूरे मेवाड़ का राजा घोषित किया गया था। लेकिन जगमाल के उत्तराधिकारी बनने से कई लोग नाखुश थे, क्योंकि जगमाल सिंह के पास राजपाट चलाने का वह हुनर और कौशल नहीं था। जबकि महाराणा प्रताप राजपाट से लेकर युद्ध नीति एवं कौशल से निपुण होते जा रहे थे, इसलिए प्रजा की भलाई और साम्राज्य की मजबूती के लिए जगमाल सिंह को हटाकर 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी चुना गया। आपको बता दें कि उस समय महाराणा प्रताप की उम्र 32 साल थी। यह वह दौर था जिस समय पूरे भारत में से ज़्यादातर हिस्से मुगल सम्राट के अधीन होते जा रहे थे और उस समय मुगलों की भागदौड़ बादशाह अकबर के हाथों में थी। अकबर अपने शक्ति और पराक्रम से पूरे भारत पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। जिन रियासतों पर वे कब्जा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें संधि प्रस्ताव देकर भी मुगल शासक के अंतर्गत रखने लगे थे। ऐसे में मेवाड़ साम्राज्य को मुगल के अधीन होना कभी मंजूर नहीं था और मुगल साम्राज्य के सीमा के सटे होने के बावजूद भी मेवाड़ की रियासत को मुगल अपने अधीन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। हालांकि मेवाड़ के आसपास के इलाके चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा और रायला जैसे इलाके मुगलों के हाथों में जाने लगे थे। मेवाड़ को भी अपने कब्जे में लेने की लालसा अकबर के मन में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब एक सवाल यहाँ पर उठ सकता है कि आखिर मेवाड़ में वह क्या खास बात थी जिसकी अकबर इसे अपनी रियासत में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर दे रहा था। चलिए इसे भी जान लेते हैं। इसके पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला यह था कि अकबर जानता था कि पूरे भारत को अपना साम्राज्य करने के लिए उसे अपनी रियासत के साथ साथ सैन्य शक्ति को भी मजबूत बनाना होगा और उस समय जितना भी राजपूत साम्राज्य थे वे सभी अकबर के आड़े आ रहे थे। इसलिए अकबर ने सबसे पहले राजपूतों के रियासत को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ रियासत अकबर के अधीनता को स्वीकार कर रही थी, वहीं कुछ रियासत को संधि प्रस्ताव के जरिए अपने साथ जोड़ लिया गया था। कुछ रियासतों को अकबर ने वैवाहिक संबंध के जरिए अपनी रियासत के साथ जोड़ लिया। ऐसे में मेवाड़ एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और वह ना तो मुगलों से डरता था और ना ही बादशाह अकबर से। इसी कारण से बादशाह अकबर मेवाड़ को अपने अंतर्गत लाना चाह रहा था ताकि बादशाह अकबर का साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन सके। और दूसरा कारण था मुगल सल्तनत की राजनीति और अर्थव्यवस्था। मेवाड़ साम्राज्य मुगलों के राजपाट और रणनीति के आड़े आ रहा था। तो चलिए इसे समझते। दरअसल अकबर दिल्ली में राजगद्दी पर बैठकर अपने साम्राज्य को चला रहा था। दिल्ली और आगरा से गुजरात के बंदरगांव तक और मालवा के दक्कन तक जितने भी अकबर के बड़े बड़े घुड़सवार और मिलिट्री कैंप होते थे, उनका रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता था। इसलिए अकबर को उन कैंपों का संचालन करने के लिए मेवाड़ के रियासत से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा मुगलों के लिए व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक मार्ग मेवाड़ से होकर गुजरता था। इसलिए अकबर के लिए और भी ज़रूरी हो गया कि मेवाड़ को अपने अधीन कर ले ताकि उन्हें व्यापार आदि में किसी प्रकार की रुकावट ना आए, क्योंकि अकबर यह भली भांति ही जानते थे कि अगर मेवाड़ के मार्ग को राजपूतों द्वारा बंद कर दिया जाए तो इसका सीधा असर मुगल सल्तनत की अर्थव्यवस्था
भूमिका पर पड़ सकता है। अकबर मेवाड़ के साथ युद्ध कभी नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि मेवाड़ को बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी रियासत में शामिल कर लिया जाए। इसलिए 1572 से लेकर 1574 तक 4 बार अकबर द्वारा मेवाड़ पर संधि प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन महाराणा प्रताप यह भली भांति समझ चुके थे कि संधि प्रस्ताव के आड़ में अकबर मेवाड़ को अपने अधीन बनाना चाहता है और यह सब महाराणा प्रताप को कभी भी मंजूर नहीं था। वे हर बार संधि प्रस्ताव को ठुकरा देते थे और उधर सत्ता से हटाए जाने की वजह से महाराणा प्रताप का भाई जगमाल सिंह बदला लेने के लिए जाकर अकबर के साथ मिल गया। इसके अलावा और भी लोग महाराणा प्रताप के विरुद्ध जाकर अकबर के साथ हो गए और आखिरकार युद्ध की परिस्थिति बन ही गई। महाराणा प्रताप ने अपनी आन बान शान के लिए युद्ध के रास्ते चुने। अकबर द्वारा भी मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया गया। इस तरह यह युद्ध जून 1574 को राजस्थान के राजसमंद जिले में थन गांव से बलीचा गांव तक 6 किलोमीटर तक फैला एक रण क्षेत्र में लड़ा गया था, जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के अपने घोड़सवार सैनिकों को और भील समुदाय के धनुधर सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारा था। प्रताप की सेना की अगुवाई हकीम खान सूरी कर रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही भयंकर तरीके से हुआ था। आपको बता दें कि भदौरी भी मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और आगे जाकर भदौरी ने मतखाब अत तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया था। इस युद्ध में सैनिकों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जान बलिदान के रूप में देनी पड़ी थी। महाराणा प्रताप के प्रतापी घोड़े का नाम था चेतक। यह वही घोड़ा था जो अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दिया था। युद्ध के पहले दिन ही महाराणा प्रताप मुगलों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके चलते कई मुगल सैनिकों के साथ भदौरी भी युद्ध छोड़कर भाग निकले। इसके बाद फिर से मुगल सेना को मजबूत बनाते हुए एक बार फिर से बनारस नदी के किनारे रक्तताल के मैदान पर युद्ध लड़ा गया। इसका भी नतीजा वही हुआ। मुगल सेना फिर से बिखर गई। मान सिंह ने जैसे तैसे अपनी सेना में जोश भरा और फिर से युद्ध आरंभ किया। इस बार युद्ध में हाथियों को भी उतारा गया, इसलिए इसे हाथी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोनों पक्षों के योद्धा हाथियों के ऊपर चढ़कर युद्ध करने लगे। इस बार महाराणा प्रताप के हाथी कमजोर साबित हुए। अब महाराणा प्रताप के पास एक ही रास्ता था इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, और वो था मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे मान सिंह को मार गिराना। और राजपूतों ने अपनी रणनीति बदली और मुगल सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप और कुछ प्रमुख योद्धा मान सिंह के समक्ष पहुंच गए। इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठकर मान सिंह पर अपने भाले से वार करते हैं, लेकिन मान सिंह अपने हाथी के ऊपर होने के कारण बच जाता है, जिसके बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा जख्मी हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि परिस्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप को समझा बुझाकर युद्ध से दूर भेज दिया जाता है और महाराणा प्रताप के मुकुट को झारा विदा पहनकर उनके स्थान पर युद्ध को जारी रखते हैं। मुगल सेना जारा विदा को महाराणा प्रताप समझकर उन पर हमला करने लगते हैं और महाराणा प्रताप की जान बचाते हुए जारा विदा हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। प्रताप को अपने जख्मी घोड़े चेतक के साथ युद्ध छोड़कर पहाड़ की ओर जाना पड़ा। कुछ देर सुरक्षित जगह अपने मालिक को पहुंचाने के बाद चेतक अपने प्राण त्याग देता है। आज भी बलीचा नामक जगह पर चेतक की समाधि बनी हुई है। बताते चले कि हल्दी घाटी के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी हार मानी ही नहीं थी और अकबर भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने में नाकामयाब रहा। हालांकि मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर मुगलों ने कब्जा जरूर कर लिया था, लेकिन घाटी युद्ध के बाद आगे चलकर महाराणा प्रताप अरावली पहाड़ियों में रहकर अपने बचे हुए साथियों के मदद से एक बार फिर से मजबूत साम्राज्य बनाने में जुट जाते हैं। देखते ही देखते उन्होंने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर कुंभलगढ़, गोकुंडा और उदयपुर जैसे हिस्सों पर कब्जा और अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप के इस नए साम्राज्य की राजधानी चावन को बनाया गया।
भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप का कुछ नहीं हुआ, लेकिन बढ़ती उम्र ने प्रताप को कमज़ोर कर दिया और आखिर में 19 फरवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने बंडोली नाम के जगह पर अपनी अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा का उसी स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। बेशक हल्दीघाटी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन इस युद्ध में साहस और शानदार उदाहरण पेश किया गया था। अपनी आन बान शान और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए यह युद्ध आज भी हिम्मत, बलिदान और निष्ठा की प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा के प्रमुख श्रेता बने वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। यही वजह है जिसके कारण भारतीय इतिहास में महाराणा का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हल्दीघाटी युद्ध और महाराणा प्रताप की वीरता बनी सच्ची कहानी। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि हल्दीघाटी का युद्ध भले ही एक ऐतिहासिक घटना के रूप में जाना जाता है, लेकिन यदि हम इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें युद्ध कौशल, पर्यावरण की समझ, नैतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल है और यही इसे विशेष बनाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह युद्ध सीधे तौर पर इंडियन नॉलेज सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्य की गहराई को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।